Okay, so magnetic fields due to electric current. इस चैप्टर के लिए हमारी जो सीरीज ऑफ लेक्चर है उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पिछले जो 12-13 लेक्चर्स हमने इसमें लिए हैं उन सभी लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के दो अलग-अलग सेक्शंस कंप्लीट किए। इनफैक्ट मैंने इस चैप्टर को, जैसे मैंने कहा कि मैं इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं, तो उसमें के वी हैव कंप्लीटेड 2 सेक्शंस। The first one is all about generation of, or you may say, induction of magnetic field due to electric current, and the second section was force acting on a charge moving in a magnetic field. And ample of discussion, we have done several numericals and illustrations we have seen. Now in today's class, we are going to start with the third and the last section of this chapter, and that I have labeled as force on current carrying conductor kept in magnetic field. So actually it is a continuation of what we have learned in section second. करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना आएगा या कैसा आएगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, ये हमें निकालना है। ऐसे देखा जाए तो अभी फिलहाल हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें हमारा मानना ये है कि अगर हमारे पास कोई एक क्यू चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से जाता है किसी b मैग्नेटिक फील्ड में लाइक दिस, तो इस पे हमने बड़े आसानी से अब फोर्स को लिख लिया, दैट वी हैव रिटन एज v क्रॉस b। इन मैग्नीट्यूड अगर हम लिखते हैं तो वी हैव रिटन क्यू वी बी साइन थीटा। बट अब यहां पे टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एक इंडिविजुअल चार्ज को न कंसिडर करते हुए हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक कंडक्टर ले रहे हैं। अब ये कंडक्टर एक वायर हो सकती है या एक वायर का फ्रेम हो सकता है या किसी भी शेप या यू में से ज्योमेट्रिकल तरीके से किसी भी शेप का हम कंडक्टर यहां पर चॉइस कर सकते हैं। तो क्या जिस तरीके से किसी चार्ज पर जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फोर्स आता है, तो क्या एग्जैक्टली वैसा ही किसी करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है क्या? ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अब जस्ट इमेजिन करें बच्चों कि आपके पास ऐसी एक वायर है, जस्ट थिंक ऑन इट लाइक दिस, कि ये एक वायर है। अब इस वायर को हम थोड़ा सा एग्जैगरेट करके बड़ा करके बना रहे हैं। सो यू मे जस्ट इमेजिन कि ऐसी एक वायर आपके पास, नाउ दिस वायर इज कंटिन्यूड टू सर्टन लेंथ में ये कंटिन्यू कर रही है। अब बच्चों अगर हम ये कहते हैं कि इस वायर में कुछ करंट जा रहा है I, तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ ना कि इस वायर में कुछ चार्ज पार्टिकल्स होंगे जो अपनी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से यहां पर मूव कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहां पे, यस, तो कुछ चार्ज पार्टिकल इसमें मूव कर रहे होंगे। इन पर्टिकुलर कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, है ना। तो कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, इसका मतलब ही ये है कि वहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है। करेक्ट हो रही है बेटा बात? अब सोचो एक ऐसा कंडक्टर हमने ले लिया, ऐसे कंडक्टर को हमने चॉइस किया जो करंट तो कैरी कर रहा है, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ द पेपर बनाया। अब बच्चों अगर बहुत केयरफुली देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ एक आइसोलेटेड एक इंडिविजुअल चार्ज का मोशन आप इमेजिन कर रहे हो, तो यहाँ आप करंट कंसिडर कर रहे हो विच इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज, इन पर्टिकुलर विच इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक चार्ज सिंगुलरली मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और उस पर पॉसिबिलिटी ऑफ फोर्स बन सकती है, तो डेफिनेटली एक कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर भी फोर्स आएगा। अब हालांकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये फोर्स इस चार्जेस पर आना चाहिए, ठीक है ना। बेसिकली फोर्स तो चार्ज पर डेवलप होता है, लेकिन वो चार्ज है कहां, कहां है वो चार्ज? वेयर दीज चार्जेस आर, वेयर दे आर फ्लोइंग? सो दे आर फ्लोइंग ऑन द वायर, इन दी वायर, इन दी कंडक्टर। तो फोर्स का जो टारगेट है वो चार्जेस हैं, लेकिन वो चार्जेस चूंकि वायर में हैं, कंडक्टर में हैं, तो वो फोर्स अल्टीमेटली किस पर एक्ट होगा? वायर पर एक्ट होगा। बिल्कुल वैसे जैसे इमेजिन करें कि कोई एक पर्सन जो है किसी
कोई XYZ पर्सन किसी घर में छुपा हुआ है और पुलिस का वो टारगेट है मान लें फॉर एग्जांपल, अब पुलिस उसको शूट करने वाली है, तो बेसिकली तो वो उस पर्सन को शूट करने के लिए उसे घर पे ही शूट करेगी ना। अगर वो सामने से फायर कर रहा है तो ये भी घर पे ही फायरिंग करेंगे, तो बर्दाश्त किसको करना पड़ेगा? ये थोड़ा रफ एग्जांपल है बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जो भी फोर्स डेवलप हो रहा है उसका टारगेट कौन है? चार्जेस। चार्जेस हैं कहाँ? कंडक्टर। तो अल्टीमेटली वो फोर्स किस पे डेवलप हो गया? कंडक्टर पे डेवलप हो गया। तो कहानी कुछ भी नई नहीं है, एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे हमने फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज देखा, वैसी ही कहानी है। हाँ, लेकिन अब फॉर्मूला थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं चार्ज की तो वो इंडिविजुअल चार्ज, अपनी वेलोसिटी, अपना इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड का कंसिडरेशन और ये सारी बातें होती है। तो यहाँ थोड़ा सा मामला को अपने को गिवन कंडीशन के हिसाब से, गिवन सिचुएशन के हिसाब से चेंज करके देखना पड़ेगा। तो अब इसे कैसे चेंज करें, क्या तरीका यूज करें? तो आए देखते हैं बड़े ध्यान से। सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे कि ये फोर्स का जो फॉर्मूला है, ये ज्यों का त्यों हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज यही वो फोर्स है जो डेवलप होने वाला है। यही फोर्स है जो चार्ज पे डेवलप होने वाला है। तो आई विल बी जस्ट राइटिंग इट एज सेम, बट थिंक इट इन दिस वे कि इफ this charge starts moving from this end to this end, let's say covering a small distance, for example dl, for example, and this distance is being covered, this length has been covered in time dt. Just think it in that way कि एक चार्ज यहां से निकल के यहां तक जाता है और वो dl डिस्टेंस कवर करता है और उसके लिए वो टाइम dt लेता है, तो हम ये वेलोसिटी कैसे लिख पाएंगे? वेलोसिटी लिखने का हमारा तरीका क्या होगा? dl/dt। वेरी गुड, शाबाश। तो इस वेलोसिटी को लिखते वक्त हमें ऐसे लिखना पड़ेगा dl/dt, और इसको भी हम वेक्टर बनाएंगे एज पर डिस्प्लेसमेंट, क्रॉस b। फिर b जैसा था वैसे उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो dt है जो कि डिवीजन में आ रहा है, अब ये सारे नंबर्स तो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, ये सारी वैल्यूज तो मल्टीप्लिकेशन में आएंगी, तो dt को मैं किसी के नीचे भी शिफ्ट कर सकता हूं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, dq dt इन कंटिन्यूएशन dl क्रॉस b, ऐसे लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझो इस चार्ज को q न मानते हुए फॉर अ स्मॉलर सेगमेंट, फॉर अ स्मॉलर वैल्यू, अगर मैंने dq माना, जस्ट dq मैं इसलिए मान रहा हूं ताकि आप इसमें फेमिलियर है, इस चीज को समझने के लिए फेमिलियर है आप, इसलिए मैंने इसको dq अज्यूम किया। तो सोचो dq बाई dt बेसिकली क्या बनता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और आपने ये 9th में, 10th में, 11th में कई बार सीखा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नथिंग बट करंट। तो ये फैक्टर हो गया बेटा करंट, ये चीज हो गई लेंथ, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गया आपका आंसर। अब किसी भी कंडक्टर पर अगर हम फोर्स को डिस्क्राइब करने वाले हैं तो हमको तीन चीजें देखनी पड़ेगी। उसमें करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, जो भी अमाउंट ऑफ करंट उसमें जा रहा होगा, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 30 एम्पियर, व्हाटएवर इट इज। दूसरा ये देखेंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वहां पे आपने एक्सटर्नल कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे पहले से बनाया है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर रख के करंट को फ्लो कराना है। तीसरी चीज जो यहाँ पे हमें देखनी है वो उस कंडक्टर की लेंथ है। अब एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन हमारा बढ़ाएगी कि यार लेंथ तो स्केलर होती है भाई, लेंथ तो लेंथ होती है। तो मैं आपको बता दूं ये कोई ऑर्डिनरी लेंथ नहीं है, ये करंट एलिमेंट है ये, और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमको आगे चलिए, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लेना। अब जैसे ये करंट एलिमेंट है तो इसका डायरेक्शन ऐसे मानेंगे हम, टुवर्ड्स राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद ये डीएल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, फोर्स ऊपर की तरफ आएगा इफ आई जस्ट डिनोट इट लाइक दैट वे। हालांकि मैं इसके कुछ सिंपल टेक्निक्स आपको आज बता दूंगा, होपफुली घबराए नहीं। मैं इस बात को रिव्यू करने की कोशिश कर रहा था कि आपके माइंड में ये कंफ्यूजन ना आए कि यहाँ वेक्टर क्यों लिखा हमने। तो यहाँ वेक्टर इसको करंट एलिमेंट की तरह कंसिडर किया, करंट का डायरेक्शन इसी लेंथ की डायरेक्शन के साथ हम मानेंगे, और फिर बाद में उसको क्रॉस प्रोडक्ट में बी के साथ अज्यूम करेंगे। वेल, अगर हम इसे मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट इट इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में लिखने का तरीका ये होगा कि आई डीएल, और ये आ गया बी, और ये हो गया साइन थीटा। इफ नीडेड वी कैन जस्ट राइट इट इन मैग्नीट्यूड। अब डीएल की बजाय बच्चों अगर हमारे पास फुल लेंथ है, पूरी लेंथ हमें पता है, पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन पता है हमको,
तो हम ये सेम फॉर्मूला चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एल बी साइन थीटा। अगर हम डीएल से काम ना करना चाहें तो वी कैन गो इट लाइक दैट, आई एल बी साइन थीटा। अब ये तो छोटा सा एलिमेंट ले लिया, जैसे मैं एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे आप पुटअप करता हूँ, जरा ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखें। ये कुछ ऐसी रैंडम शेप्ड कंडक्टर है, मान लें हमारे पास ऐसा, ये कोई रैंडम शेप्ड कंडक्टर है। अब इस पूरे कंडक्टर पे हमको फोर्स निकालना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो मैंने छोटा सा एलिमेंट पहले चॉइस कर लिया डीएल, करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखा थीटा, और इसको रिप्रेजेंट करते हुए मैंने यहाँ पे चुपचाप से अपना फॉर्मूला बना दिया, एफ इज इक्वल टू, ये मैंने किया आई, उसके बाद ये आया डीएल साइन थीटा। अगर मुझे टोटल फोर्स यहाँ पे निकालना है तो मुझे बस इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है बच्चों, ऐसे डीएल 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 सारे एलिमेंट अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, अज्यूमिंग दिस टू बी अ स्ट्रेट वायर फॉर एग्जांपल, तो क्या ये डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा? यस। यहाँ पे एक बात रह गई, आई डीएल के साथ बाद में बी आता है ना, तो अगर ये इंटीग्रेशन में पूरा कर लेता हूं तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, फिर एल इज दैट करस्पॉन्डिंग लेंथ फॉर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर है बातें? तो ये है फोर्स का फॉर्मूला। अब इसमें इसको दिमाग में अच्छे से फिक्स करा लो, इट विल बी आई एल बी साइन थीटा, ठीक, या आई डी एल बी साइन थीटा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे चॉइस करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसी फोर्स का अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू मेंशन करना है, ठीक, इफ यू वांट टू जस्ट मेंशन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स, तो वो हो जाएगा आई एल बी, एंड फॉर दैट केस वी विल अज्यूम थीटा टू बी इक्वल टू 90 एंड साइन 90 विल बिकम इक्वल टू 1। ठीक है, ज्यादातर केसेस में हम इसी तरीके से हैंडल करेंगे इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट, ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालें। अब हर बार हम इस तरीके से डीएल क्रॉस बी ये काम नहीं कर सकते, इट विल बिकम वेरी टफ, क्योंकि एक सिंगल चार्ज है तो उसकी एक वेलोसिटी हमें पता है, बट इफ यू हैव सेवरल कंडक्टर्स कनेक्टेड टुगेदर, ट्रायंगल का शेप बन रहा है, रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो ये बहुत टफ हो जाएगा कि हम हर बार हर किसी पोजीशन पे वी क्रॉस सॉरी डीएल क्रॉस बी करें और फिर फोर्स को निकालें और फिर उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते बैठे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा और आसान सा रूल डिफाइन किया, जो खास करके कंडक्टर्स के मामलों में मैं अप्लाई करता हूं। चार्जेस के मामले में मैं वी क्रॉस बी से ही काम करना पसंद करता हूं। कंडक्टर के मामले में हमें खास रूल अप्लाई करते हैं और उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, सो सारा काम हम अपने लेफ्ट हैंड से हम करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप जरा ध्यान से देखें, जब अपना लेफ्ट हैंड है, इसके फिंगर्स को ऐसे अरेंज करेंगे, सी हाउ वी अरेंज। ठीक है, माइक जरा ऑफ करें प्लीज। तो फिंगर्स को ऐसे अरेंज करेंगे, थंब, पॉइंटर या इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये सबने किया अरेंजमेंट। ठीक है, सभी तैयार हो जाएंगे, इस तरीके से अरेंज करें ताकि वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। देखें, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये थंब इसके साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये भी ऐसे, और ये थंब इधर जा रहा है, तो ये और ये भी, थंब और मिडिल फिंगर भी एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, बड़े आराम से। जब भी आप डायरेक्शन निकालने वाले होंगे ना, तो आपने प्रैक्टिकली ये करना है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त कैसा है, इसका मिरर इमेज बन जाता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है रेफ लाइट में। तो जब भी हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, चाहे आप एग्जामिनेशन में हो या टीचिंग चल रही होगी या जो भी मामला होगा, तो आपने इसे प्रैक्टिकली करना है और उसके बाद डायरेक्शन में कंफर्म करना है। यस, अब मेरी बात ध्यान से सुने कि हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चे, हमारे पास तीन चीजें हैं यहाँ पे जिनकी डायरेक्शन हमें स्पेसिफिकली बतानी है। एक है करंट, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और तीसरा है फोर्स। तो ये तीन जो थंब और ये दोनों फिंगर, उसी हिसाब से हमने चॉइस किया। यहां थंब से चालू करेंगे, एफ बी आई, थंब से शुरू करें। थंब क्या है? एफ माने फोर्स, बी माने मैग्नेटिक इंडक्शन, आई, एफ बी आई, गेटिंग इट?
फिर एक बार बताऊं, एफ बी आई। थंब क्या है? करंट। थंब फोर्स एफ, एफ एफ बी, बी मिडिल फिंगर बी, एफ बी, बी इधर बता रहा था मैं, सॉरी फॉर दैट। एफ बी इंडेक्स फिंगर अपना, पॉइंटर फिंगर बी, और ये आई। ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? एफ बी, अगर मैं गलत बोला हूं तो करेक्शन कर लें प्लीज। एफ बी इंडेक्स फिंगर, यस। पॉइंटर फिंगर बोले आप, बी आई, आई यहां मिडिल फिंगर से आई, एफ बी आई। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे। अब मैं इसका एक रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने रखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। बड़े ध्यान से देखें, और वो एफबीआई को भूलना नहीं है आपने बस। ये देखें, ये सिचुएशन है। ठीक हो गई बात? इत्मीनान से करें। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया इधर, एफ, ये बी, एफ बी आई। थंब से चालू करने का, थंब से चालू करने का, एफ बी आई, एफ बी आई। आ गया ध्यान में? यस। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, आप सब ने इसको करना है और चीजों को एकदम कंफर्म तरीके से मुझे बताना है। लेट्स से कि मैंने वायर ऐसी रखी, करंट यूं जा रहा है, और मेरा कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। बताएं फोर्स कहां आएगा? ऊपर। तो बी पहले करने का हमेशा, बी, बी अंदर गया, ठीक है। करंट ऐसे बनाए आप सभी, एफ बी आई। तो बी मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो पेपर के अंदर गया बी, करंट जा रहा है अपना राइट में, तो फोर्स ऐसा ऊपर की तरफ आएगा। करेक्ट हो गया बच्चों? अरे हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। एवरीवन गेटिंग इट? Yes, प्रैक्टिकल sir. करेंगे, सब लोग करेंगे, करने के बाद ही समझ में आएगा। वो सुन के नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजन में रहोगे। देखो, फोर्स ऊपर की तरफ गया, कंफर्म। Yes. बी से चालू करने का हमेशा। वो तो ऐसा है कि थंब पे फोर्स आया, इंडेक्स फिंगर पे अपनी, पॉइंटर फिंगर बोले, इंडेक्स फिंगर बोले, पहली उंगली बोले, जो भी बोले, वो बी है, और फिर मिडल जो है वो आई है। तो पहले बी बताओ, बी बताओ ऐसा। तो पेपर में बी अंदर गया, फिर करंट यूं होल्ड करेंगे, करंट, फोर्स ऊपर चला जाएगा। करेक्ट होगी बेटा बात? यस। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, गलती नहीं करना। ऐसे करंट बोला मैंने। अब मैं ये कहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। अब बताओ फोर्स, नीचे। केयरफुली बताओ। नीचे। सोचो, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। डाउनवर्ड करके देखो प्लीज, चेक इट, चेक इट, इत्मीनान से एकदम चेक करो। आप सोचो अगर ऐसे किया, करंट यूं है, और हमारा कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये अंदर की तरफ है। अब लेफ्ट या राइट? पहले बी बताओ, बी, फिर करंट की उंगली खोलो, फिर थंब खोलो। पहले बी, बी पहले जस्टिफाई करो, बी फिक्स करो। बी फिक्स हो गया, फिर करंट की उंगली खोलो। करंट की उंगली खोलने पर अगर उल्टा पुल्टा करना पड़ रहा है तो यूं यूं कैसा भी कर लो। हाँ, किधर जाएगा? लेफ्ट। पक्का? लेफ्ट, करेक्ट है, बिल्कुल सही। बॉयज कर पा रहे हैं? बॉयज Yes, sir. करंट नीचे जा रहा है, और मैं कहता हूं कि अब मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है। अभी लेफ्ट। पक्का? मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसा नीचे, ये यूं दिखाओगे, यूं, लेफ्ट। देखो, करके देखो आप, डरो नहीं। मतलब आजू बाजू में पेरेंट्स बैठे होंगे तो वो सोचेंगे ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बराबर है सब कुछ, सब मेंटल स्टेट ठीक है अपनी, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
प्रैक्टिकली करो, करने के बाद ही आएगा। ठीक हो गया, लेफ्ट है। yes sir, अब मान लो अगर मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है ना, ठीक से बताना फोर्सेस अभी, और ये कॉइल में करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो इधर करंट है, इधर करंट है, इधर है, इधर है। अगर मैंने ये कहा कि भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, पूरा कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अब बताओ चारों वायर्स पे अलग अलग फोर्सेस आएंगे, अलग अलग डायरेक्शंस के हिसाब से तुम सोच सकते हो क्या क्या आएंगे। बताओ अभी, पहले जो ऊपर की वायर है उस पे बताओ क्या होगा इस पे। पहले बी फिक्स करो, बी अंदर, करंट लेफ्ट, करंट की उंगली खोलो लेफ्ट, ये करंट, मिडिल फिंगर करंट, बी इंडेक्स फिंगर, फिर थंब खोलो, कहां गया थंब, बोलो। ऊपर। करेक्ट है, तो ये वायर पे फोर्स ऊपर आया। अब ये वायर पे बताओ, ये वायर पे सोचो, बी तो अंदर है, खाली हाथ Right. ऐसा घुमाओ नीचे, right, हाँ, फोर्स राइट पे आएगा, शाबाश, वेरी गुड, फोर्स राइट पे आएगा। इत्मीनान से करो, कोई टेंशन नहीं, दो लेक्चर एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर इधर बताओ, बी तो अंदर है, यूं घुमा दो हाथ ऐसा, हाथ ऐसा घुमा दो, देखना कलाई वलाई मोड़ मोड़ देना, लेकिन इत्मीनान से करो, पूरा 360 डिग्री का इस्तेमाल करने की कोशिश करने का, इधर उधर पूरा घुमा के। हाँ, किधर आएगा, नीचे। नीचे, शाबाश, बहुत अच्छे, तगड़ी प्रैक्टिस होना चाहिए इसकी। इधर बताओ, लेफ्ट। left, पक्का, लेफ्ट, बिल्कुल सही। अगर बच्चों मैं ये कहता हूं कि ये स्क्वायर फ्रेम है, ये फ्रेम ना स्क्वायर है, तो क्या सारे फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे? yes, यस, सारे के सारे फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फोर्स नेट वैल्यू पे जीरो हो जाएगा अगर ये स्क्वायर फ्रेम है तो। क्योंकि स्क्वायर फ्रेम रहने से क्या होगा कि सारी लेंथ सेम हो जाएंगी, और करंट तो मैंने वैसे भी सेम रखा है। अब फोर्स का फॉर्मूला जब अपन लगाएंगे तो आई एल बी आई एल बी आई एल बी, अब इधर का भी आई एल बी आएगा, इधर भी आई एल बी आएगा, इधर भी आई एल बी आएगा, इधर भी आई एल बी आएगा, दे आर अपोजिट एंड इक्वल, दे विल कैंसल ईच अदर। तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अप्लाई कर पा रहे हैं ना सब लोग अच्छे से? yes sir, अच्छा, अगर मैं ऐसे कहता हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा हूं मैं भी तुमको, इंटेंशनली मैं ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं। अगर बेटा मैं ये कहता हूं कि करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हॉरिजॉन्टल है, अब बताओ फोर्स किधर है? करंट नीचे, अंदर जा सकता है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखा है तुमने downward, लेफ्ट की तरफ, करंट तुमने अंदर दिखाए, हाँ, फोर्स किधर आएगा फिर? नीचे, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, ये सबको समझ में आया, डाउनवर्ड आएगा फोर्स। ट्राई करें आप, अरेंज पोस्चर्स ऑफ योर हैंड, हाथ के पोजीशंस बनाओ, पूरे पोस्चर्स बनाओ वैसे। एवरीवन गेटिंग इट? यस सर। पक्का? अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रहा है, चलो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रहा है, बी, करंट यूं जा रहा है, ये कंडक्टर है, ये करंट है, अब किधर जाएगा फोर्स? तो बी आए, बाहर। हाँ बाहर, वेरी गुड, शाबाश। इस सिचुएशन में इस कंडक्टर पे जो फोर्स आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, ये बाहर की तरफ आएगा, समझे बेटा? ऐसा नो? yes, तो राइट हैंड थंब रूल एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक थियरी पेपर में एक आध दूसरा स्टेटमेंट इसका आ सकता है, आता है। तो इसके स्टेटमेंट को रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम किसी गिवन सिचुएशन पर ठीक से अप्लाई कर सकें। तो मैं अब यहाँ स्टेटमेंट आपको रटाते नहीं बैठूंगा कि ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा। ख्याल रखें कि हमने लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो थंब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, ये जो इंडेक्स फिंगर है, पॉइंटर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और ये मिडिल फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा।
ओके, और अकॉर्डिंगली हमको उसको अप्लाई करते चलना है। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर जो है वो काफी वर्सेटाइल ज्योमेट्री रख सकता है, ठीक है ना, जैसे इसकी लेंथ होगी, कुछ शेप होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो फोर्स डेवलप होते हैं, ये एग्जैक्टली इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ ये फोर्स एक्ट करेगा, पूरे कंडक्टर पर एक्ट करेगा या फिर किसी खास पोजीशन पर ये एक्ट करेगा, वेयर वेयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बिकॉज फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, समझ रहे ना, फोर्स जब एक्ट हो रहा है ना, तो वो किस जगह एक्ट हुआ, उसका पोजीशन क्या है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इसमें बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है बेटा कि फोर्स जो है ये पूरी वायर पर अप्लाई होगा, नो डाउट, वायर के हर हिस्से पर वो अप्लाई होगा, लेकिन जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको मिडिल पॉइंट पर करेंगे। बात समझे? जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक ज्योमेट्री के जरिए इसको समझाने की कोशिश की है कि ये लेंथ है ऐसी और इसमें करंट चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अब फोर्स तो ऊपर आएगा, हम जानते हैं फोर्स ऊपर आएगा, कंफर्म है नहीं? चेक करो फोर्स ऊपर आता क्या, आ रहा yes, नहीं आ रहा ऊपर? लेफ्ट हैंड रूल लगाएं प्लेविक का, यस सर। हाँ, तो फोर्स तो ऊपर आ गया, लेकिन आएगा कहां, फोर्स को आप रिप्रेजेंट कहां करोगे? तो एक बात तो दिमाग में रखो कि फोर्स पूरी वायर पे आएगा, सब जगह पे फोर्स रहेगा, लेकिन जब हम उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेक करेंगे तो इट विल बी एट द मिडिल ऑफ द वायर, तो जो जहां से वो एक्ट हो रहा है वो मिडिल ऑफ द वायर होगी। नाउ यू मे थिंक कि सर इस बात की क्या जरूरत है, आप इसको क्यों समझा रहे हो, व्हाई इट इज नीडेड, क्या ये जरूरी है क्या? यस, इट इज नीडेड, क्योंकि आगे चल के हम इस फोर्स के जरिए डेवलप होने वाले टॉर्क पर बात करने वाले हैं, और टॉर्क समझने के लिए हमको फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होना चाहिए ताकि हम एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकें, है ना? तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां है। यस, center, सेंटर ऑफ द कंडक्टर। नाउ इसमें हम तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कंसिडर करते हैं, अक्सर इस फोर्स को कैलकुलेट करते वक्त हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कंसिडर करते हैं, वन बाय वन बेटा मैं आपके सामने ही रखता हूं, ध्यान से सुने। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जैसे कि यहां दिखाया गया है, ये देखें स्ट्रेट कंडक्टर, नो वरीज, बिल्कुल सीधा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा सीधा कंडक्टर है, सीधा सीधा कैलकुलेशन। तो इस तरीके की सिचुएशन में फोर्स को लिखना बिल्कुल उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले से किया जाएगा, और हम बस फोर्स एज पर डायरेक्शन अगर लिखना भी चाहें तो यहां ऐसे लिखेंगे, आई एल बी साइन थीटा, करंट सिचुएशन में थीटा 90 दिख रहा है हमको, तो इसका आंसर हो जाएगा आई एल बी। तो जो भी लेंथ है मैंने उसको इस्तेमाल किया, करेक्ट हुई बात बेटा? ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ख्याल रखें, ये आई का मतलब इनिशियल, ये एफ का मतलब फाइनल, और ये करंट आई, और ये बी और लेंथ है। बट कुछ कुछ कंडीशंस में हमको ऐसे भी दिया जा सकता है कि जो कंडक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लेंथ आर्बिट्री है, कैसा भी आड़ा टेढ़ा शेप बनाती है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लेंथ नहीं है उसकी, आर्बिट्री लेंथ है। जैसे कि ये देखें आप, इसे देखें आप, बिल्कुल आर्बिट्री लेंथ, ये यहां से निकला ऐसे 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 कैसे भी गया, लाइक दैट। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसी सूरत में हम फोर्स कैसे लिखें, क्योंकि फोर्स में हमको लेंथ तो लिखना है, अब वायर के हर एलिमेंट पर फोर्स तो आ रहा है, तो फिर हम ये लेंथ कैसे लिखें, क्या वाकई इस वायर की पूरी आर्बिट्री लेंथ को कैलकुलेट करके हम लिखें या कोई और इसका तरीका है? तो बच्चों इसका रूल बड़ा सिंपल है कि जब कोई आर्बिट्री लेंथ हमारे पास आड़े टेढ़े शेप में आ जाती है तो हम उस वायर का इनिशियल पॉइंट देखेंगे कि कहां से शुरू हो रहा है, फाइनल पॉइंट देखेंगे कि कहां तक जा रहा है, और उन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा इस अरेंजमेंट में भी अगर मैं फोर्स लिखना चाहूं, इस अरेंजमेंट में भी, तो मैं लिखूंगा आई एल बी साइन थीटा, और यहां पर भी मैं क्लेम करूंगा कि थीटा 90 डिग्री है, और मैं फाइनल आंसर अपना आई एल बी बनाऊंगा। गेटिंग इट राइट? तो लेंथ का यहां अब टेक्निकल मतलब क्या है, क्या लेंथ वायर के शेप पर डिपेंड करते हुए लेंगे क्या हम? नहीं, बल्कि किस लिहाज से लेंगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, कि इनिशियल और फाइनल जो वायर के एंड्स हैं उनके बीच का सीधा डिस्टेंस, उनके बीच का सीधा सेपरेशन, वेक्टोरियल सेपरेशन ऐसे समझ लो, चलो और करेक्टली बोले डायरेक्शन के साथ ऐसा।
क्लियर भी बेटा बात? यस यहाँ इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड बताना रह गया, तो चलो ये मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, ऐसा अंदर की तरफ है। अब एक तीसरी सिचुएशन भी आ सकती है कि रादर यूजिंग अ स्ट्रेट और अ आर्बिट्री शेप्ड वायर, हमने एक लूप इस्तेमाल किया। ये तीसरी बात भी आ सकती है बेटा, ध्यान से सुनना। करंट कैरिंग लूप। अब लूप का मतलब ये है कि ये क्लोज रहेगा, है कि नहीं? लूप का मतलब सीधा सीधा क्लोज रहेगा। क्लोज होने का मतलब क्या है जानते हो आप? क्लोज होने का मतलब ये है कि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपस में ज्वाइंट हो गए हैं। जैसे यहां इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहां आपस में ज्वाइंट हो गए। अगर वो ज्वाइंट हो गए हैं तो इसका सेपरेशन 0 हो गया। बात को समझे? इंटरेस्टिंग है ना आंसर ये? यस अगर उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट ज्वाइंट हो गए हैं तो फिर दोनों का सेपरेशन ही तो हमारे लिए लेंथ बन रहा था। और अगर वो दोनों ही मिल गए, दोनों ही ज्वाइंट हो गए हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि यहां पर लेंथ क्या मानी जाएगी? 0 और ऐसी सूरत में हम सीधा सीधा क्लेम करेंगे कि फोर्स क्या है? 0। अब क्लोज लूप कैसे भी शेप का रहने दो, पूरे लूप पर हम जब भी फोर्स निकालेंगे तो वो फोर्स हमारे लिए क्या कंट्रीब्यूशन देगा? 0 0, नेट वैल्यू 0, फिनिश। ठीक है, क्लोज लूप, लेकिन ना क्लोज लूप रहना चाहिए। कंडीशन ये है, क्लोज लूप के इंडिविजुअल हिस्से की बात नहीं कर रहे हम, टोटल वैल्यू जो है उसकी 0 हो जाएगी। अब यहां एक हमको कंफ्यूजन होगा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर भी ध्यान देते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां है। और मैंने आपको ये बताया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम खास क्यों ध्यान देते हैं उस पर, ताकि हमको आगे चल के किसी प्रॉब्लम में टॉर्क निकालना पड़े, क्योंकि फोर्स है तो टॉर्क भी आएगा, है कि नहीं? तो एक बात अच्छे से दिमाग में बिठाना कि किसी क्लोज लूप में फोर्स तो 0 होगा, फोर्स 0 होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें टॉर्क भी 0 हो जाए। बात को समझे? ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें टॉर्क 0, टॉर्क आ सकता है, फोर्स के 0 होने के बावजूद भी टॉर्क आ सकता है। गेटिंग इट राइट? ठीक है, तो लेट मी जस्ट से हियर कि फोर्स तो 0 होगा बट टॉर्क मे और मे नॉट बी 0। ये चीज आपने अच्छे से ख्याल रखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे क्रिएट करता हूं, एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूं, अब आप मुझे ठीक से इसके आंसर दें तो ये फौरन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेट्स से बेटा कि हमने एक लूप लिया और हमारा ये मानना है कि इस लूप में करंट ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज। चले करंट को क्लॉकवाइज चलाते हैं, ये क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे चल रहा है लाइक दिस। और इस जगह पे हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे हॉरिजॉन्टली लगा के रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। अब आप मुझे फोर्सेस बताएं, इस वायर पे कितना फोर्स आएगा? आपकी आसानी के लिए मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं। जब हम फोर्स लिखेंगे तो वो बनेगा ILB sin थीटा। तो बच्चों यहां इस वायर की करंट की लेंथ देखो और मैग्नेटिक फील्ड देखो, दोनों में एंगल 0 बन रहा है ना। तो इस सेगमेंट पर फोर्स कितना आएगा? 0, बिकॉज साइन 0 विल बी 0। अच्छा, ये नीचे का सेगमेंट देखो, ये भी एंटी पैरेलल है इसके साथ, तो थीटा कितना बनेगा? 180। साइन 180 भी कितना हो जाता है? 0। मतलब ऊपर के सेगमेंट पर और ये नीचे के हॉरिजॉन्टल सेगमेंट पर कोई फोर्स नहीं आएगा। चलें, बहुत अच्छी बात है। अब ये वर्टिकल सेगमेंट बताओ, ये तो 90 डिग्री पर है, यहाँ पे ये बी हो गया, ये ऐसा, ठीक है। तो इस पे फोर्स कहां जाएगा? इस सेगमेंट पे बेटा फोर्स कहां जाएगा? अंदर अंदर। वेरी गुड, शाबाश। तो इस सेगमेंट पर बच्चों फोर्स अंदर जाएगा, ये मैंने क्रॉस से बताया, एफ। अच्छा, ये जो सेगमेंट है अब इस पे फोर्स कहां जाएगा ये बताओ? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो ठीक से। बाहर बाहर, शाबाश। एवरीवन इज कन्विंस्ड टू दिस पॉइंट के अंदर और बाहर जाएंगे फोर्स, कैसा नो? ठीक है, करंट नीचे है ना बेटा, फोर्स से बाहर आ जाएगा। करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड से राइट की तरफ है, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का अरेंजमेंट बनाएं, आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये बाहर। अब देखो डायरेक्शन तो दोनों की अपोजिट है ना,
और मैग्नीट्यूड में भी ये इक्वल होंगे क्योंकि ये लेंथ जितनी है उतनी ही ये लेंथ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये फोर्स तो निपट गया, जीरो हो गया, हाँ कि नहीं? यस आपस में कैंसिल हो गया। लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो ये जो फ्रेम है हमारे पास, इस पर इस एंड पर हम एक अंदर की तरफ पुश बना रहे हैं और इस एंड पर बाहर की तरफ पुश बना रहे हैं। अब किसी चीज पर तुम किसी चीज के एक साइड पर अंदर पुश करोगे और दूसरी साइड पर बाहर पुश करोगे तो उसको घुमाओगे ना ऐसे। यस तो क्या ये कॉइल अल्टीमेटली देखा जाए तो ऐसे एक एक्सिस के अक्रॉस घूम सकती है? घूम जाएगी कॉइल ये। तो यहां पर नेट वैल्यू ऑफ फोर्स कितना बन रहा था? 0 लेकिन टॉर्क जीरो हुआ क्या? नहीं नहीं हुआ। तो मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था कि टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं ऐसा नहीं, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी हालत में है, कॉइल की ओरिएंटेशन कैसी है, करंट्स कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन एक बात श्योरिटी के साथ होगी कि टोटल नेट वैल्यू ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, अब इसमें नेट वैल्यू ऑफ फोर्स मैंने जीरो किस हिसाब से बोला ये भी समझो। जब हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ बीच में लेंथ आता है। लेंथ को हमने कैसे गिनना है हमेशा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट हाँ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप। जब लूप क्लोज किया जाता है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ज्वाइंट हो जाते हैं, और अगर वो ज्वाइंट हो गया तो लेंथ क्या हो गई फिर हमारी? 0 और उस हिसाब से तो फोर्स जीरो हो गया, खेल खत्म, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा फिर वो, है ना? तो यहां पे हमें इस बात को याद रखना है कि लूप में फोर्स तो जीरो होगा एडिशनली, लेकिन जरूरी नहीं है कि टॉर्क जीरो हो। टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पूरा पूरा उसकी फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, उसकी ज्योमेट्री और उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि तुमने कैसे अरेंजमेंट किए हैं। बात क्लियर हो गई? यस, अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ? यस यस सर सर। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और मैं काफी इत्मीनान से चलूंगा। आई विल बी टेकिंग 6-7 लेक्चर्स टू कंप्लीट ऑल दिस आर्टिकल। आराम से समझेंगे इसको। और अभी भी मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि आपको बोर हो जाए, लेकिन ये चीजें जब तक आप फिजिकली प्रैक्टिकली करके नहीं देखते हैं तब तक आपको डायरेक्शंस और ये सारे एस्पेक्ट्स दिमाग में नहीं जाते। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ गई हैं। यस, इन पर्टिकुलर दी लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फर्दर मोर हमने देखा कि भाई ये 3 अलग अलग केसेस इसके हो सकते हैं। अब आए 1-2-4 क्वेश्चन करते हैं इस क्लास में। आगे के क्वेश्चंस के लिए अगली क्लास देखेंगे। Now the wire bent as shown in the figure and it carries current I. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, फोर्स निकालो बोल रहा है, बस डायरेक्शन तो नहीं पूछा, लेकिन फोर्स निकालो बोल रहा है। तो बच्चा सिंपल बात है, इस वायर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। बस अब तुम ही बताओ फोर्स क्या आएगा। एक तो आएगा I और दूसरा आएगा B। बाकी तो 90 डिग्री में है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है और वायर ऐसी हॉरिजॉन्टल है, तो वो तो 90 डिग्री बना रहे हैं। अब सवाल है खाली बीच में लेंथ कितना लिखना है। तुम सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या लिखना है। 4R 4R, वेरी गुड, शाबाश बेटा। क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो R हो गया, ये लास्ट सेगमेंट में भी यहां से लेके यहां तक R हो गया, और ये जो बीच का हिस्सा है इसके लिए ये R और ये R, यानी कि टोटल कैलकुलेशन इसका हो जाएगा 4R। तो ये फोर्स इन इट्स फाइनल फॉर्म तुम ऐसे लिख सकते हो 4IRB, दैट्स इट, डन। आया ना समझ में? यस ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक स्क्वायर लूप है और उसकी साइड लेंथ हमको बताइए 2 मीटर। चलिए बेटा मैं मेंशन करता हूं कि ये स्मॉल एल जो है ये 2 मीटर है। मैग्नेटिक इंडक्शन B 2 टेस्ला है, जैसे डायग्राम में बताया वैसे रखा हुआ है। करंट जो है ये 3 एम्पियर चल रहा है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, फोर्स निकालना है। अब इसमें 5 एलिमेंट्स है बेटा, 5। पूरे लूप को ना आप ध्यान से देखो तो 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, नोटिस करो आप। चारों साइड्स हो गए इसके, और उसके बाद एक डायगोनल है क्या नहीं, चारों साइड्स और उसके बाद डायगोनल।
अब ये वैसे देखा जाए तो काफी कॉम्प्लेक्स अपीयर होगा, हम डर जाएंगे यार ये निकालें कैसे हम, ये थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन डोंट वरी, देखिए ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो ये मिडल लेंथ कितनी है पहले ये निपटा दें। √12। शाबाश, ये हो गई √12। अब फोर्स एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले ना आप क्या करो, ए ई का फोर्स निकालो, ए ई का। तो क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा विथ लेंथ एल? यस। फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। देख बेटा, ये करंट है आई, समझना बात को प्लीज। क्या ए ई सेगमेंट पर फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे? यस। है ना, करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट और फोर्स, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें। लगाए बेटा, सब लोग लगाए लेफ्ट हैंड रूल, देखें। श्योर हो गए सब लोग? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो बच्चा फोर्स इसमें ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऐसे। अगर यहां ऊपर की तरफ गया ना तो यहां भी ऊपर की तरफ जाएगा। सोच के देख, यस। क्योंकि इसमें भी करंट सेम है, वैसा ही करंट है यहां जैसा है। क्या कहते हो, यस सर। है कि नहीं? अच्छा, इधर किधर जाएगा, इधर, इसके लिए फोर्स कहां जाएगा? Left. लेफ्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इधर ये जाएगा, इधर लेफ्ट। तो बेटा इधर लेफ्ट को गया ना तो इधर भी लेफ्ट को जाएगा। सोच, दोनों का करंट डायरेक्शन सेम है कि नहीं? Yes, sir. अब गौर से सुन, इन दोनों को अगर मैंने अलग करके ऐसे निकाला, ये लेफ्ट वाला एफ और ये ऊपर वाला एफ, तो क्या इन दोनों का अपना एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा, जो कि बहुत जल्दी से समझ में आएगा, √2f है। यस। सोच ले इन दोनों का √2f है वो बेटा, Yes, sir. सोच ले। और ये √2f अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा √2 ILB, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सही है? यस। अच्छा, अब इसको ध्यान से देख और इसको ध्यान से देख। इन दोनों की कहानी भी वैसी ही है जैसी ये इसकी है। ये एफ, ये हॉरिजॉन्टल इधर एफ। इनका अगर अलग से मैंने रिजल्टेंट निकाला तो बच्चे ये भी √2f हो जाएगा। और ये √2f का सीधा सा मतलब है √2 ILB, करेक्ट है? ये दोनों का इधर रिजल्टेंट निकाल के बता रहा हूं मैं, और ये दोनों का इधर रिजल्टेंट निकाल के बता रहा हूं, और ये परफेक्टली 45 डिग्री जाएगा, इधर भी और इधर भी। क्या कहते हो? अब बचा कौन? ये बीच का सेगमेंट। जरा ध्यान से सोच समझ के बताओ, बीच के सेगमेंट पे फोर्स कहां जाएगा? कहां जाएगा? अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ऐसा जाएगा, लेंथ को परपेंडिकुलर रहना पड़ता उसको। क्या कहते हो? करके देखो आप। करंट करंट लेफ्ट हैंड रूल से प्रॉपरली बताओ। करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब ऐसा 45 डिग्री पे जा रहा होगा तुम्हारा, देखो देखो जरा। कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, गर्ल्स में हुआ सबका? यस। और कोई दूसरे गर्ल्स में बोलो जरा, जा रहा है नहीं जा रहा है? यस सर। ओके, अब इसका वैल्यू बताओ मेरे को कितना है, मैग्नीट्यूड बताओ मेरे को इसका कितना है। अगर तुम सोचोगे ना बेटा तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा √2 ILB। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसा? अरे हाँ ना, इसकी लेंथ √2L है ना बच्चा, इसकी जो लेंथ है वो √2L है, करंट तो I चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B, मतलब अरेंजमेंट करूंगा तो ये भी √2L भी हो जाएगा। सोच सोच ले, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. √2 ILB। अब ये जो √2 ILB है और इन दोनों का रिजल्टेंट वाला √2 ILB और इन दोनों का रिजल्टेंट वाला √2 ILB, ये सब एक साथ जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे सब एक साथ? सोचो तो, ऑल थ्री आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये भी 45 डिग्री पे ऐसे कट रहा है,
उसी की लाइन में ये ऐसे जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी अगर हम निकालेंगे तो इसी लाइन पे जाएगा, भले हम इसको मिडिल पॉइंट्स पे ले रहे हैं लेकिन जाएगा तो इसी लाइन में ना। इसका मतलब नेट फोर्स कितना हुआ, 3 टाइम्स ऑफ √2 ILB। देख कोई ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा अपने वाले, दिमाग चलाना पड़ा थोड़ा सा, मिनिमम स्टेप्स में हमने इसको करने की कोशिश की। अब बाकी सब नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये 3√2 करंट भी 3 है जैसे कि बताया है, लेंथ 2 है और मैग्नेटिक फील्ड भी 2 है। मैग्नेटिक फील्ड 2, लेंथ 2, करंट 3, यस डन। बोलो अभी 36 2 into 2 4, 4 into 3 12 12 into 3, 36 yes we will be writing 36√2 न्यूटन। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक हो गई बच्चों बात? सो आंसर ऐसे निपट जाएगा। अच्छा अब ये एक देखते हैं क्वेश्चन, आराम से करें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से करें, दिमाग चलाएं, मैं तो कहता हूं यहाँ पे अच्छे से। ऑलमोस्ट सारी चीजें डन है यहाँ पे, एवरीथिंग इज डन। 5 एम्पियर का करंट है, 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ में जो रहेगी रहेगी इसकी, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये एरो गलत है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस क्रॉस लगा है मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्सेस निकालोगे आप तो ट्रायंगल के हर साइड पर फोर्स ऐसा आएगा, चेक करो आप, ये सारे जो फोर्सेस बताए गए हैं ये करेक्ट है कि नहीं है? यस चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करो, करेक्ट है सारे के सारे। उसकी लेंथ को तो परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा ना अपने को, करेक्ट है बच्चों? यस सर। अब इन सभी फोर्सेस को ध्यान से देखो, तो इधर वाला जो फोर्स है इसका नाम F2 रखा हमने, ये ऐसा ऐसा पॉइंट निकाल के मैं सब बता रहा हूं। ऊपर वाला जो फोर्स है F1 ये F1 है। अब बेसिकली F1 F2 सब सेम ही है अगर देखा जाए तो, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, और जो तीसरा फोर्स है वो इधर आएगा ऐसे, करेक्ट है? ख्याल रहे F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, ऑल आर सेम। अगर मैं यहां ये कहूं कि नेट फोर्स 0 है तो चौंकना नहीं चाहिए तुम्हें, 11th में ऐसे 50 प्रॉब्लम कर चुके हैं हम। 0 हो जाएगा बेटा। ये एंगल कितना होगा बताओ? 120। इनका रिजल्टेंट अगर मैं निकालता हूं तो क्या रिजल्टेंट इधर जाएगा? अब थोड़ी देर के लिए मान ले ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है। 120 डिग्री के रिजल्टेंट के लिए इक्वेशन लिख, F का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ FF यानी कि F का स्क्वायर cos 120। cos 120 कितना होता है? माइनस हाफ। F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर माइनस F का स्क्वायर, माइनस हाफ की वजह से 2 कटा, प्लस माइनस हो गया, F का स्क्वायर कैंसिल हुआ, रूट से बाहर आया, मतलब आंसर क्या आया? F। तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट F नीचे की तरफ आ रहा है, सही है, और एक F ऊपर की तरफ है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, नेट फोर्स 0 हो गया। हाँ या ना? यस सर। अब ये सब तो छोड़ो, मैंने ऐसे ही इंटेंशनली समझाया आपको कि भाई कोई दूसरा आदमी भी, अगर कोई दूसरा स्टूडेंट देख रहा है तो उसको समझ में आए। लेकिन ये तो फंडामेंटल रूल है ना यार, ये वेक्टर्स की एडिशंस का रूल है ना, ये सिंपल सा, कि अगर हमारे पास 3, 5, 7, 9 ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके एंगल्स सब सेम होते हैं, इधर 120 है तो इधर भी 120 होगा, इधर भी 120 होगा, तो ऐसी सूरत में उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 हो जाता है। याद आया कुछ?
नहीं याद आया? यस सर, याद आया था। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। In the figure shown, find the resultant magnetic force and torque about C and P. दो अलग अलग लेवल पे टॉर्क निकालना है और मैग्नेटिक फोर्स कितना है ये भी निकालना है। तो मैग्नेटिक फोर्स का मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स में बड़ी आसानी से एस्टिमेट कर सकता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू, देख अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुधार दे मुझे, 2RB। बस खत्म हो गई बात, इससे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। क्या कहते हो? Yes. एंड ऑन एंड डिस्टेंस देखेंगे ना यार, बात खत्म हो गई ना। तो फोर्स तो इतना बन गया। अच्छा, अब ये फोर्स एक्ट कैसे हो रहा होगा? ऊपर। अगर मैं इस फोर्स को छोटे छोटे एलिमेंट्स पे निकालू ना, ये मान लीजिए ऐसा एलिमेंट यहाँ पे मैंने छोटा सा लिया, तो ना बेटा ये फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा होगा। करेक्ट है? ऐसे। और फिर बाद में उसके सेंटर पे हम लोग दिखाएंगे। लेकिन अगर इस फोर्स को तुम एक्सट्रापोलेट करो, इस फोर्स की लाइन को एक्सट्रापोलेट करो, तो वो कहां से पास हो रहा है? इस फोर्स की लाइन को अगर हम एक्सट्रापोलेट करें, थोड़ा ठीक से बनाता हूं मैं, तो ये फोर्स बेसिकली ऐसे एक्ट हो रहा है, कहीं भी ले ले तू, तो ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसा है। अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करता हूं तो बेसिकली ये कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा ना। इधर भी अगर मैं इसको चॉइस करता हूं छोटा सा एलिमेंट, यहां पे भी अगर मैंने फोर्स दिखाया तो वो ऐसा जाएगा, और अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करता हूं तो वो सेंटर से पास होगा। मतलब ये सारे के सारे फोर्सेस एट द एंड कहां से पास, कहां से हो रहे हैं? सेंटर। सेंटर से। तो अगर मैं टॉर्क अबाउट सी लिखने की कोशिश करता हूं, डेयरिंग करता हूं, हिम्मत करता हूं, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी से बनेगा क्या उसका? फोर्स की लाइन का, नहीं। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी इस पॉइंट से बनेगा क्या? सोचो तो। नहीं। क्योंकि टॉर्क अबाउट सी लिखने के लिए हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी लिखना पड़ेगा ना। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? यस। तो ये सूरत में तो फोर्सेस तो सारे के सारे सी से ही जा रहे हैं। अगर सारे फोर्सेस सी से जा रहे हैं, इसका मतलब सी और फोर्स की लाइन में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में टॉर्क अबाउट सी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये एक अजीब सी कंडीशन आ गई, जहां फोर्स बना लेकिन टॉर्क नहीं बना। अब इसने एक और चीज पूछा कि P को एक्सिस माने, P के लिए टॉर्क लिख के दिखाओ। ये थोड़ा सा अपने लिए चैलेंजिंग होगा, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। आओ करते हैं, देखें। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि P के हिसाब से हर एक फोर्स अलग अलग पोजीशन पे आएगा और डिस्टेंस सबका अलग अलग होगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पे लिया, ये। और ऑफ कोर्स इस एलिमेंट के लिए जो मेरी चॉइस है वो कुछ ऐसी होगी कि P इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो एलिमेंट चॉइस किया गया है वो थीटा इतने एंगल पर चॉइस किया गया है, और जो एलिमेंट चॉइस किया गया उसका अपना खुद का एंगल है डी थीटा। तो इस एलिमेंट की अगर मैं लेंथ लिखता हूं तो ये आर डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आर है। एलिमेंट की लेंथ समझ लो बेटा कितनी है, कितनी है एलिमेंट की लेंथ? आर डी थीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस। अब इस एलिमेंट पर एक फोर्स एक्ट होगा, डीएफ। बता सकते हैं कैसा, कैसे लिखे जाएगा? आई उस एलिमेंट की लेंथ, बी और फिर करस्पॉन्डिंग साइन 90, क्योंकि बच्चा फोर्स तो ऐसे एक्ट होगा, फोर्स तो यूं एक्ट होगा। हाँ या ना? यस सर। हाँ। लेकिन बताओ तो डीएफ में डीएल क्या है? लेंथ ऑफ एलिमेंट। लेंथ ऑफ एलिमेंट कितना है? सही लिखा? सही लिखा बेटा? यस सर। तो फाइनली ये डीएफ कितना हुआ? आई आर डी थीटा इंटू बी, ये फोर्स हुआ। अब इसका मुझे लिखना है टॉर्क अबाउट पी। सोचो बेटा, टॉर्क लिखने का फॉर्मूला क्या होता है?
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। वेरी गुड। तो फिलहाल उस एलिमेंट के हिसाब से फोर्स डीएफ है मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड एक्सिस। तो फिलहाल एक्सिस किसको माना हमने? पॉइंट पी को। अब फोर्स की जो लाइन चल रही होगी ना, थोड़ा सा मैं जस्ट हट के बना रहा हूं ताकि आपको उसका एक फीलिंग आए। ये फोर्स मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूं जस्ट, हालांकि सेंटर पे एक्ट होगा लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं ताकि लाइन ऑफ एक्शन समझने में तुमको गड़बड़ ना हो। ये डीएफ, ठीक है। तो ये जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होगी ये ऐसी चल रही है, करेक्ट है। अब बेटा पॉइंट पी से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर निकाल ले। ये परपेंडिकुलर निकाला, ये नीचे की साइड तेरी आर है, तो ये डिस्टेंस तुझे चाहिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यस। सोच के देख बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर तूने लिखना है तो ये क्या होगा? आर साइन थीटा। शाबाश, वेरी गुड। तो टॉर्क लिखते वक्त क्या लिखना पड़ेगा? डीएफ इंटू आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। लेकिन डीएफ क्या कैलकुलेट किया हमने? आई आर डी थीटा बी, उसके बाद आगे आर साइन थीटा। ये हो रहा है तेरा टॉर्क। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी तुझे ये सोचना है कि ये जो हमने लिखा ये तो एक छोटे से एलिमेंट के लिए लिखा। ऐसा एलिमेंट या नीचे भी आ सकता था, ऊपर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, मतलब अलग अलग एंगल्स पे ही आ सकता था। इसका मतलब टोटल टॉर्क निकालने के लिए क्या इस तरीके की कंडीशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा? यस। इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से लेके मैक्सिमम एंगल ऑफ द लूप पाई, 0 से पाई, क्योंकि 0 यहां बनेगा, पाई दूसरे साइड पे बनेगा। 0 से पाई। मेथड समझ में आया बच्चों? आसान था ना एकदम? मतलब थोड़ा समझा तो आसान। यस। हालांकि बाद में हम टॉर्क इससे भी आसान तरीके से निकालेंगे, घबराओ मत, और आसान तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल चुटकियों में आ जाएगा। 10 सेकंड में टॉर्क का फॉर्मूला आपका फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये पहला लेक्चर है तो मैं कुछ बातें यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। अब इंटीग्रेट करने से पहले उन टर्म्स को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो जो कांस्टेंट है। आई आर बी, इंटीग्रेशन चला 0 से पाई, किस पे? इनफैक्ट आर स्क्वायर बेटा 2 बार आ रहे हैं, ध्यान से देखो। तो इंटीग्रेशन हुआ साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? माइनस कॉस। माइनस cos theta. Limits are running from 0 to pi. Put up the limits. Limits put up करो. Talk about point P. I r square B minus cos of pi minus minus plus cos of 0. Cos of pi is -1. Minus minus plus हो जाएगा. Cos 0 is 1. 1 plus 1 2. Final answer. Talk about P is equal to 2 times of I r square B. Done. ओके, क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। अब यहां इस पॉइंट पर मैं एक बात आपको जरूर बोलूंगा कि घबराए नहीं। इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन हम पूरी तरीके से स्किप करेंगे बाद में आगे जाके, क्योंकि कुछ ऐसे फॉर्मूलीज हम लोग डेवलप करेंगे जिससे हम कॉइल्स पर, लूप्स पर डेवलप होने वाले टॉर्क को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, ये एक मेथड या एक अप्रोच है, ये सीखते हुए हमको आगे बढ़ना है, इसलिए इस न्यूमेरिकल को मैंने कंटिन्यू किया। अभी यहां पर ये इलस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ है, वी जस्ट हैव टू गो फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम इस इलस्ट्रेशन को खत्म करके आगे के आर्टिकल पर शुरू करेंगे। बट आज के लिए इतना काफी है, इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। रुक जाए फिर।